अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग MGT 5 और 2 का फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। यानी कि अब से जितने भी हम लेक्चर्स बनाएंगे वो ऑनवर्ड 45 तक, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि इन वीडियोस में हम लोग जितनी चीज़ें हाईलाइट करेंगे, यानी कि मैं जो चीज़ें आपके लिए हाईलाइट करूँगी उन्हें डिस्कस करूँगी, वो आपके तीनों फॉर्मेट पे आ रही होंगी। MCQs भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। बहुत सिंपल कर दूँ तो ये 3 in 1 वीडियो है जिसमें आपके तीनों के तीनों फॉर्मेट कवर हो जाएंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 19 है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर या कितने ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। तो याद रखें 3 किस्म के ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर यूज़ करती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट टीम, सेकंड है सेल्फ मैनेज वर्क टीम एंड थर्ड वन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है या MCQs या लॉन्ग भी आपके 3 लाइंस के क्वेश्चन होते हैं, इतने लेंथी आपने कुछ नहीं लिखना होता। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लिखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप दैट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग। अब उनमें कौन कौन सा ग्रुप आया? टॉप मैनेजमेंट टीम, सेल्फ मैनेज वर्क टीम एंड थर्ड वन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। अब इस चैप्टर में जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे ना, वो है एक्चुअल ग्रुप परफॉर्मेंस, ऑफन फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मेंस। कहा ये क्या, जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ना, तो जो इंसान की अपनी परफॉर्मेंस होती है, जो असली उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो ज़रा कम हो जाती है। बिकॉज देखिए हर कोई ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, कोई लेस एफर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई ज़्यादा एफर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, सोशल लोफिंग। अब सोशल लोफिंग है क्या? ये एक मोटिवेशनल प्रॉब्लम है जो कि किसी भी काम के प्रोसेस लॉस के अंदर यूज़ हो रहा है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके अंदर ये टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल लॉफिंग। अब सोशल लॉफिंग के अंदर होता क्या है, एक इंसान जब वो काम कर रहा है किसी ग्रुप के अंदर, तो वो अपनी इंडिविजुअल जो होता है ना, वो अपनी एफर्ट जो होती है वो कम प्रोवाइड करेगा ग्रुप में। सोशल लॉफिंग जो हुई वो 2 तरीके से हमारे सामने आती है, या उसकी 2 रीज़न हमारे पास हो सकती हैं। पहली रीज़न है, अब जब ग्रुप में काम कर रहे हैं ना लोग, हर कोई ये सोचता है कि मैं अगर मतलब वो सोच रहा होता है कि अगर उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया ना तो वो काम करना छोड़ देगा, वो अपनी एफर्ट लेस कर देगा। सो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हम सोशल लॉफिंग के अंदर लेके आते हैं। सेकंड ये होता है कि इंसान सोचता है कि अगर मैं ग्रुप के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरी बात की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सोशल लॉफिंग जो होती है वो एलिमिनेट या रिड्यूस कैसे की जा सकती है? सोशल लॉफिंग को हम एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह कि हर इंसान को हम फील कराएं कि दैट ही और शी कैन मेक एन इम्पोर्टेंट एंड वर्थवाइल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। यानी कि हम हर पार्टिसिपेंट को ये बात यकीन दिलाएं कि उसकी अहमियत हमारी नज़र में बहुत है, यानी कि वो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है, वो उसकी जो बात वो बता रहा है वो कंसिडर हो सकती है ग्रुप में अच्छे तरीके से। यानी कि आप इसे बहुत सिंपल कर दो तो आप उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस दो, अपने हर ग्रुप मेंबर को अहमियत दो, उनकी बातें सुनो और उसके बाद आप काम करो। इसके बाद ही हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है थॉमसन। थॉमसन जो थे उन्होंने 3 तरह के टास्क डिफाइन किए थे। इंडिपेंडेंस टास्क जो होते हैं, जो कि मतलब कहा ये क्या कि जो ग्रुप टास्क होते हैं ना, उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन ग्रुप मेंबर। अब थॉमसन थे, उन्होंने बताया कि 3 तरह के टास्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज हो सकते हैं। फर्स्ट है पूल्ड
सेकंड है सिक्वेंशियल, थर्ड है रेसिप्रोकल। यानी कि पूल्ड, सिक्वेंशियल, अब ये बतखें शोर बजा रही हैं, पूल्ड, सिक्वेंशियल एंड रेसिप्रोकल। इसके बाद जो अगली टर्म हमारे पास यूज होती है दैट इज ग्रुप कोहेसिवनेस। अब जब ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में हम बात करते हैं तो ये अट्रैक्टिवनेस ऑफ ग्रुप के बारे में बात की जाती है, यानी कि हर मेंबर ग्रुप से इन्वॉल्व हो जाता है, यानी उसे अट्रैक्ट करता है वो पूरा ग्रुप। ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए, उसमें क्या ग्रुप मेंबर्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डाइवर्सिटी हैं, कितने कंपटीशन हो रहे हैं विद अदर ग्रुप, और सक्सेस रेट क्या है, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द ग्रुप। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं डिटरमिन करने के लिए लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप। मैं बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि जो ग्रुप कोहेसिवनेस है ना, इट इज़ बेसिकली ये जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जितनी चीज़ें यूज़ हो रही थी वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप का साइज़ क्या है, ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डाइवर्सिटीज भी देखी जाती हैं यानी डिससिमिलरिटीज भी देखी जा रही होती हैं। कंपटीशन देखा जाता है कि उस ग्रुप का कितने ग्रुप के साथ कंपटीशन है, सक्सेस रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उस ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास आता है यूज अ टीम व्हेन। हमें टीम कब यूज़ करनी चाहिए, यानी कि हमें ग्रुप कब क्रिएट करना चाहिए। जब हमें बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव की ज़रूरत हो, एक्सेप्टेंस लेवल हमारा डिसीजन के लिए क्रिटिकल हो, यानी कि हर किसी के लिए एक डिसीजन आपने लेना है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप टीम को यूज़ करोगे क्योंकि हर कोई उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा। प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लेक्स होनी चाहिए और अनस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। हर इंसान की जो जजमेंट है वो अनरिलायबल होनी चाहिए। हर इंसान शो करे अपनी अनविलिंग टू टेक नेसेसरी रिस्क। तो ये वो 3-4 आप पॉइंट अगर याद रख लोगे ना तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि हम ग्रुप बनाते हुए किस बात का ख्याल रखते हैं कि किन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है, दैट इज़ तो हमारे पास आता है कि जब हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव ज़रूरत हो, बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत हो, हर एक का डिसीजन, जब ये वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आप डिसीजन लेना चाह रहे हो लेकिन वो क्रिटिकल डिसीजन है, सो हम ले लेते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम चल रहते हैं। प्रॉब्लम जो आपके सामने आई है वो बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, अनस्ट्रक्चर्ड है, आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अब वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम टीम बनाते हैं। द इशू इज अनइम्पॉर्टेंट, इशू को अनइम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अब ग्रुप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ग्रुप बना रहे हो, जो इशू है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप उसे लेके ग्रुप बना रहे हो उसके रिलेटेड, तो ये ग्रुप हमारे पास एक बुरा ग्रुप होगा, यानी कि इसमें कोई इतना खास जरूरत नहीं थी ग्रुप बनाने की। अब यहाँ पे बताते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो या यूँ समझ लें कि हर इंसान पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता। एक आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें आपके जो मेंबर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो पार्टिसिपेट करें, सो आपको इसका ख्याल रखना होगा टीम बनाते हुए। हर इंसान जो है वो रिस्क लेने की जो उनकी खासियत होती है वो काफ़ी हाई हो, यानी कि वो कुछ और इमेजिन कर रहे हैं और आप उनके सामने बिल्कुल एक हलवा ला के रखते हैं, सो वो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आपका ग्रुप मतलब समझ लें कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। अब आपके पास आते हैं गाइडलाइन फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर। अब आपके पास टीम मेंबर्स जो आपने चुन लिए या आप टीम बना रहे हो तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा अपने मेंबर्स को चुनते हुए। सबसे पहले आप मेंबर्स को केयरफुली चूज करें, उन्हें ट्रेन करें, उन्हें क्लियर गोल बताएं, हर मेंबर को क्लियरली डिफाइन करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूज करें, पीर एवोल्यूशन को। अब जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक मेथड रखो कि आप उसमें रिवॉर्ड्स दो। रिवॉर्ड से होता क्या है, एक इंसान थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है तो आप उसे रिवॉर्ड देते हो, वो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा।
अब जी आपके पास आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में काफ़ी सारा था, यानी कि आपके 3 साल के जो पेपर्स थे ना उनमें ये आया हुआ था। एडवांटेजेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर हम एडवांटेजेस देखें ना तो क्या क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज आती है, इंक्रीज हो जाता है आपका एक्सेप्टेंस लेवल, कमिटमेंट आप ड्यू टू वॉइस इन डिसीजन तो ज़्यादा शो कर रहे होते हो, ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, डिसीजन स्टेजेस के अंदर सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, यानी कि आप एक फैसला कर रहे हो ना बट विद इन अ ग्रुप, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अब जब बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे तो आपके अंदर जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, आप सारों के सुनोगे, सारे एक दूसरे के आइडियाज़ सुनेंगे तो उन सब का एक्सेप्टेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉइस डिसीजन हो रहा है तो कमिटमेंट हर कोई शो करेगा अपनी, बिकॉज ड्यू टू अ वॉइस इन डिसीजन। फिर उसके बाद जी आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, डिसीजन स्टेजेस के अंदर सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रुप के अंदर। सेकंड आपके पास आता है डिसएडवांटेजेस। अब अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है। हमारे पास जब ग्रुप बनाया तो उस पर प्रेशर आ गया, हर ग्रुप के अंदर कैपेबिलिटी ज़रा डिफरेंट होती है, सो काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रेशर आ रहा होता है, डोमिनेशन स्टार्ट हो जाती है एक फोर्सफुल मेंबर की, यानी डोमिनेट एक आदमी आ जाता है, वो से सारों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है एक ग्रुप के अंदर लीडरशिप के तौर पर। तो ये डिसएडवांटेजेस है। अब होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो आदमी जो इंसान कंट्रोल कर रहा होता है ग्रुप को फोर्सफुली, तो वो क्या करता है, वो ओवरकम कर देता है दूसरों के आइडियाज़ को, वो नहीं सुनना चाह रहा होता, तो ये डिसएडवांटेजेस आ जाता है। बहुत सारा टाइम हमें यहाँ पे रिक्वायर होता है, ग्रुप जो होता है वो स्लोअर होता है। अब एक डिसीजन लेना है, आपने ग्रुप के पास भेजा, आप ज़्यादा टाइम लगेगा, अब उस ज़्यादा टाइम की वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि हर कोई उस पर डिस्कस करेगा, उसके बाद जाके वो फैसला करेगा। बनिस्बत अगर हम बात करते हैं एक इंसान के फैसले का, तो वो जल्दी ले लेता है क्योंकि उसने खुद से सारा कुछ डिसाइड करना होता है। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, अब हमारे पास आता है कंसेंसस, प्रेजेंटिंग ओपिनियन एंड गेनिंग एग्रीमेंट टू सपोर्ट द डिसीजन। अब होता क्या है, अब जब बात कर रहे होते हो, ओपिनियन सारे दे रहे होते हैं, सारे उस पर मुत्तफिक होना सबका ज़रूरी होता है ताकि डिसीजन लिए जा सकें। यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस, जो कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ को जनरेट कर रहा होता है, यानी कि हर कोई अपना आइडिया दे रहा होता है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि जनरेट किया जा सके आइडियाज़ को और उनके एवेलेट किया जा सके सॉल्यूशन को। इसके बाद से आपके पास जो फोर्थ चीज़ आती है दैट इज़ का डेल्फी टेक्निक। अब डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम प्रॉपर देख लेना तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंसेंसस। अब इसमें होता क्या है, इसमें ओपिनियन के बारे में बात की जा रही होती है, सारे एग्री हो रहे होते हैं डिसीजन को लेकर। सेकेंड स्टेप पे आपके पास आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, आइडियाज़ को या क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। इसके बाद ही आपके पास आता है नॉमिनल ग्रुप। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है, ये भी जनरेट करती है आइडियाज़ को और एवेलेट करती है सॉल्यूशन को। इसके बाद ही आपके पास आती है फोर्थ वन, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक प्रोसेस भी आइडिया को जनरेट कर रही होती है, बट ये कर रही होती है फ्रॉम फिजिकली डिस्पर्स एक्सपर्ट। इसके बाद ही आपके पास आता है कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। वन बाय वन हम देखते जाते हैं इन टेक्निक्स को। कॉन्सेंसस, अब कॉन्सेंसस के अंदर हमने बात की कि ओपिनियन जनरेट हो रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, उन एग्रीमेंट्स को गेन किया जा रहा होता है ताकि हम डिसीजंस को ले सकें जो कि सपोर्ट करें आपके डिसीजंस को, आप पॉइंट उठा रहे होते हो।
अब इसमें होता क्या है, मेंबर्स जो होते हैं वो फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन हो रही होती है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। अब इसमें इंटरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ना, वो अगर हम सेंसेस ऑफन मतलब वो एज अ सेंसर वर्क कर रहा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जनरेट कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ आइडियाज को। यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के बारे में बात करती हैं। इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि ट्रेडिशनल इंटरेक्टिंग ग्रुप के अंदर हमें मिल रहे होते हैं। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की बात करते हैं, इसमें हाफ डजन और टू अ डजन पीपल सिट अराउंड टेबल। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है इस तरह कि इस सेशन के अंदर ना हाफ डजन लोग या डजन पीपल ये एक अराउंड टेबल के बैठते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो ग्रुप लीडर होता है ना, वो क्लियरली बताता है प्रॉब्लम है क्या। मेंबर देन फ्री व्हील as many alternative as they can in given length of time। अब कहा ये क्या कि जब इस तरह गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ हो रही है तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक्ट कर होते हैं लाइक फ्री व्हील। मुख्तलिफ आइडियाज़ वो दे रहे होते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग लेते हुए वो मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट कर होते हैं, बता रहे होते हैं। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा होता, हर एक को आज़ादी होती है कि वो अपने ऑन पे बताए कि उसे क्या चीज़ समझ आई है और वो इसे किस तरह ले जा सकता है। एक आइडिया जो है वो स्टिमुलेट करता है अदर्स को, और ग्रुप मेंबर एक दूसरे को इनकरेज करते हैं ताकि वो अनयूजुअल सोच सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये कैसा प्रोसेस है जो जनरेट करता है आइडियाज़ को और एवलेट करता है सॉल्यूशन को। अच्छा गाइज, आप लोगों के पास इशू आ रहा है कि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे कि मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। मैं आहिस्ता नहीं बोलती, मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ। और आप लोगों के अपनी डिवाइस में देखें प्रॉब्लम हो सकता है, आप हेडफोन यूज़ करें ताकि आप आसानी से सुन सकें। इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं होती। अब जी हमारे पास आता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो इसमें हमने जैसे कि शुरू में बात की थी कि इसमें भी हम आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं और एवलुएट कर रहे होते हैं सॉल्यूशंस को। अब इसमें मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स इसमें एक दूसरे से मिलते हैं, मीट एज अ ग्रुप, बट कोई भी डिसीजन से पहले ये जितने मेंबर्स होते हैं ना, वो अपने आइडियाज़ के उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके लिख देते हैं। इसमें हम ज़्यादातर लिखते हैं। ये जो वो टाइम होता है, ये साइलेंट पीरियड हम इसे कह सकते हैं कि हर मेंबर जो है वो अपना एक आइडिया प्रेजेंट करता है ग्रुप के अंदर। हर मेंबर जो है वो अपने टर्न का वेट कर रहा होता है। जब वो आइडियाज़ लिख लेता है, उन्हें एवलेट कर लेता है, खामोशी से बैठ जाता है और अपने रैंक ऑर्डर का वेट करता है ताकि वो इन अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सके। अब जो आपके पास डेल्फी टेक्निक आ गई। डेल्फी टेक्निक के अंदर हमारे पास आता है कि इसमें जो होता है ना, हम फेस टू फेस मीट नहीं करते। लीडर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टॉपिक और टास्क। हर मेंबर रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है। जो लीडर है वो उनके सारे रिस्पॉन्स को कलेक्ट करता है और सेंड बैक टू टीम एंड सोलिकेट फीडबैक। अब इसमें प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा होता है उस वक्त तक जब तक हम उस इशू का या उस क्वेश्चन के अंदर जो इशू हमारे पास आ रहा है उसे रिजॉल्व नहीं कर लेते। अब जो हमारे पास आता है कंप्यूटर असिस्टेड ग्रुप। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता कुछ इस तरह के 50 के करीब लोग जो होते हैं वो एक टेबल के पास बैठते हैं। उस टेबल को हमने कहा कि हॉर्स शू शेप टेबल होता है, उसके अराउंड वो बैठ जाते हैं। अब होता कुछ इस तरह है कि एम्प्टी होता है वो टेबल, बट वहाँ पे सीरीज ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल्स मौजूद होते हैं। हर पार्टिसिपेंट के सामने जो कंप्यूटर मौजूद होता है उस पर वो उन्हें इशू बता दिया जाता है
शो होता है वो उस पर टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के फिर उसे टाइप करते हैं और फिर उसके बाद जी उनकी वोटिंग होती है और जिसके वोट ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ जीत जाएगी। अब इसका एक फ़ायदा हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के अंदर ना ऑनेस्टी होती है, स्पीड होती है, रिलायबिलिटी होती है। सोशल लॉफिंग अगेन वही था, तो हम इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। सोशल लॉफिंग जो है वो वर्कर्स के अंदर फील कराता है कि उनकी जितनी मर्जी वो हाई परफॉर्मेंस दें ना, उन्हें उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब इससे होता क्या है, इंडिविजुअल जो परफॉर्म करता है वो अनडिफाइंड आइडेंटिफाइड हो जाता है, लो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आ जाती है, उनकी लो लेवल को पनिश नहीं किया जा रहा होता, सो वो आराम से बैठ जाते हैं। इसके बाद से आपके पास एक और चीज़ आई, शक्कर इफेक्ट। ये तब अक्कर होता है जब मेंबर्स जो होते हैं वो सोशल लॉफिंग के अंदर दे आर नॉट इंक्लाइंड। रिड्यूस एफर्ट हो गई, बिकॉज क्यों रिड्यूस हुई उनकी एफर्ट, बिकॉज दे रिफ्यूज टू बिकम द शक्कर ऑफ सोशल ऑफर। सोशल फैसिलिटेशन के अंदर हमारे पास आता है कि ये वो अफेक्ट है जो फिजिकली प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। ऑडियंस अफेक्ट क्या है, ये वो अफेक्ट है जो पैसिव स्पेक्टेटर को यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद ही हम को एक्शन इफेक्ट्स देखते हैं, तो ये वो अफेक्ट है जो कि इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा होता है सेम टास्क को, और वो उनके अपनी परफॉर्मेंस पे जो असरअंदाज हो रहा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसमें परफॉर्मेंस के। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ये था जी लेक्चर नंबर 19। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।